गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। आप सभी से जैसा कि वादा किया गया था कि आप सभी के लिए जो है टीजीटी और पीजीटी और साथ ही साथ एलटी ग्रेड से रिलेटेड स्पेशल क्लासेज हम लेकर आएंगे, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। सुबह के समय हमने जो है आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एक लगभग 1 घंटे की क्लास ली थी, जिसमें हमने आज के न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। साथ ही साथ हमने उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। उम्मीद है कि वो पीडीएफ आपको मिल गया होगा। द हिंदू विद एसके सर एक पब्लिक ग्रुप है, उसमें वो पीडीएफ है। आप लोग वहां से उसे, जिसको नहीं मिला, जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। उसे डेली बेसिस पे आपको तैयार करना है। अब हम आ गए हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में हम लगभग हर प्रकार के एग्जाम को, जैसा कि मैंने बताया, हम शामिल कर रहे हैं। और आपको हमने ब्लूप्रिंट पहले ही भेज दिया था, ताकि आपको ये पता रहे कि आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। और आगे से हम और क्लैरिटी रखेंगे ब्लूप्रिंट को लेकर, ताकि अगर आप कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई करना चाहें तो आप पढ़ के भी आएँ, ताकि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। आज पहला दिन है। आज आप सभी को हम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी साथ में दिखा रहे हैं। कल से आंसर नहीं दिखेगा। फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच प्ले बाय शेक्सपियर इज कंसीडर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेयरवेल टू मर्थ। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको दिख रहा है ट्वेल्थ नाइट, लेकिन मेरा प्रश्न है कि ट्वेल्थ नाइट ही क्यों, और आप क्या समझते हैं मर्थ से। बहुत सी चीजें हैं। क्या शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज हैं, उनको आप जो है कह सकते हैं कि उसमें मर्थ है, या केवल कॉमेडीज को आप बोलते हैं कि मर्थ है। यस, बहुत अच्छा। मर्थ का एक सिंपल सा मतलब आप लगाते हैं हैप्पीनेस से। जहां पे हैप्पीनेस हो, चीयरफुलनेस हो, ठीक है, खुशी का माहौल। अगर आपको याद होगा तो आपने मिल्टन की 2 पोयम है, कंपेनियन पोयम है, एक आपके कोर्स में एल एलिग्रो इल पेनिसरेसो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो एल एलिग्रो है या इल पेनेसरेसो है, इन दोनों में से कौन सा पोयम जो है मर्थ, गॉडेस ऑफ मर्थ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, यू आर। बहुत अच्छा, एल एलिग्रो। बहुत अच्छा। छाया जी, लता जी, रुचि जी, स्मिता। एल एलिग्रो। तो एल एलिग्रो मर्थ को रिप्रेजेंट करता है और इल पेनेसरेसो मेलंकली को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब इधर आते हैं। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। अब अगर हम मर्थ की बात करेंगे तो स्पेशली जो शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडीज हैं, प्योर कॉमेडीज, वहां पे मर्थ की बात होगी। क्या हम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज के लिए कह सकते हैं कि वहां मर्थ यूज हुआ है? नो। क्या हम शेक्सपियर के ट्रेजिक कॉमेडीज के लिए बोल सकते हैं? नो। क्या हम शेक्सपियर के लेट रोमांसेज के लिए मर्थ का यूज कर सकते हैं? नो। ये सारी बातें ध्यान देना है, क्योंकि जहां पे मर्थ की बात होगी, इसका मतलब थ्रू आउट द प्ले यू विल फाइंड द चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, स्पेशली एंडिंग में तो हैप्पीनेस ही होनी चाहिए। मैरिजेज के साथ जो है एंड होना चाहिए, और कोई भी दुख वाला जो चीजें हैं वो सारी चीजें एंड में खत्म होनी जानी चाहिए। अब हम बात करें आपके साथ इन चारों ऑप्शन की, तो हैमलेट चूंकि ट्रेजेडी है तो मर्थ का एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक इक्का दुक्का से कोई मतलब है नहीं। रोमियो जूलियट ट्रेजेडी है, इसलिए इसको भी नहीं रखेंगे। मिडसमर नाइट ड्रीम, इसमें मर्थ है। यस, इसमें मर्थ है, लेकिन क्वेश्चन को फिर समझिएगा। अब यहां आपके पास 2 कॉमेडी आ गई, मिडसमर नाइट ड्रीम और ट्वेल्थ नाइट। अब हम सेलेक्ट किसको करें? तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया फेयरवेल टू मर्थ, यानी ऐसी कौन सी कॉमेडी है जिससे आप मर्थ को, हैप्पीनेस को, चीयरफुलनेस को टाटा बाय बाय बोल दे रहे हैं। यानी उस पर्टिकुलर कॉमेडी से एक ऐसा ट्रेंड आता है शेक्सपियर के प्ले राइटिंग के करियर में, जहां पे आपको चीयरफुलनेस प्लेज के अंदर दिखाई पड़ने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
अब शेक्सपियर ऐसे प्लेज को लिखने बंद कर देते हैं जहां पे आपको मर्थ मिले, चीयरफुलनेस मिले। तो अब कोई बता सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा? हो सकता है मैंने गलत दिया हो, आप इस आंसर पे बिल्कुल ना जाएं। क्या 12th नाइट होगा कि मिडसमर नाइट ड्रीम होगा? देयर आर टू प्लेज, तो 12th नाइट होगा। अब रीजन क्या है अब आपको बता दूं, ये फेयरवेल टू मर्थ बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि मर्थ है यहां पे, फेयरवेल टू मर्थ यानी ऐसा प्ले जहां से मर्थ बंद हो गया। हैप्पीनेस चीयरफुलनेस उस प्ले में भी पूरी तरह से नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पे मेलंकली का एलिमेंट दिख रहा है, चाहे वो कॉमेडी है तो क्या हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसी बात करेंगे तो वो प्ले आएगा 12th नाइट, क्योंकि मिड समर नाइट ड्रीम में भी आपको मर्थ दिखाई पड़ता है, चीयरफुलनेस दिखाई पड़ता है, और एंडिंग भी चीयरफुलनेस के साथ ही होती है। पापा पहले रेडी नहीं थे, बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे जिससे वो चाहती थी, और एंड में क्या होता है, उन्हें भी बात माननी पड़ती है, और जितने भी लवर्स हैं सबकी शादी हो जाती है, ठीक है। अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहते थे, कौन सिखाना चाहते थे अपनी पत्नी को सबक? उसके लिए उन्होंने उसको एक गधे वाले, हाँ, सिर, एक मतलब पर्सन है जिसको उन्होंने गधे का हेड बना दिया, उससे प्यार करवा दिया, और फिर बाद में पत्नी को समझ में आ गया और उसने जो चेंजलिंग बॉय था, इंडियन चेंजलिंग बॉय, उसे अपने हस्बैंड को दे दिया, ठीक है, ओबेरॉन, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ वहां पे भी, ऐसा नहीं कि एंड में जब उसने चेंजलिंग बॉय को दिया टिटेनिया ने तो दुखी होके दिया, उसने अपने आप को माना कि यस मेरी गलती थी, एंड शी वाज हैप्पी इन हैंडिंग ओवर द इंडियन चेंजलिंग बॉय टू हर हस्बैंड। तो अब क्या है, अगर देखा जाए तो इन सब में मर्थ, अगर फेयर देखो, हेमलेट हो ही नहीं सकता था, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी ये हो ही नहीं सकता। अब यहां पे ध्यान दें, द मिडसमर नाइट ड्रीम ये पूरी तरह से मर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह केवल एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, द 12th नाइट। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं एक्सप्लेनेशन सुन के? एकदम अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रिटिक्स हैं वो 12th नाइट को कहते हैं कि ये फेयरवेल टू मर्थ है, ऐसा प्ले है। अब एक और डीपर लेवल पे चलते हैं और आपको शेक्सपियर के टाइमलाइन को दिखाते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फेयरवेल टू मर्थ है। तो आ जाओ शेक्सपियर की टाइमलाइन को देखो। देखो टाइमलाइन ऑफ शेक्सपियर प्ले ये है, इसमें आप देखिए जब आप आते हैं 1590 से 1600 तक, तो यहाँ पे आपका 12th नाइट नहीं है, और 12th नाइट आता है, ये देखिए आप 1600 से 1610 के बीच में। और 12th नाइट का जो एग्जैक्ट डेट है, जो दिखा रहा है कि शेक्सपियर ने किस समय लिखा था, कब उसका परफॉर्मेंस हुआ, वो डेट है 1601, 1601। और अगर आप ध्यान दें तो यही वह डेट है जिस डेट के बाद शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखना बंद कर दिया। 12th नाइट के बाद आप ध्यान से देखिए इस पूरे क्रोनोलॉजी को, शेक्सपियर ने कोई भी प्योर कॉमेडी नहीं लिखी है। आप मेजर फॉर मेजर को कॉमेडी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ प्योर कॉमेडी, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, या तो ये क्या हैं, या तो ये ट्रेजी कॉमेडी हैं, या फिर सोम्बर प्ले हैं, या फिर डार्क कॉमेडीज हैं, या फिर ये पूरी तरह से प्योर ट्रेजेडी हैं, या फिर ये फिर सबसे लास्ट में लास्ट रोमांसेस हैं शेक्सपियर के, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी प्लेज हैं आप देख रहे हैं, या तो लास्ट रोमांसेस हैं या फिर वो ट्रेजेडीज हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि फेयरवेल टू मर्थ, इस प्ले को, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी लोग बताएं एकदम डीपर लेवल पे, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब प्ले के अंदर के कुछ तर्क को देखते हैं, कुछ प्ले के अंदर के तर्क को देखते हैं कि किस आधार पे, और प्ले के अंदर ऐसा क्या है जिसके आधार पे कह सकते हो कि सर ये तो क्या है, फेयरवेल टू मर्थ है, हैप्पीनेस है। रीजन देखो, बहुत से रीजन है। देखो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये पीडीएफ आप लोग को मैं दे दूंगा। इसमें क्या है कि मर्थ क्या होता है, स्पेशली अगर आप मर्थ की बात करें तो इनके कॉमेडीज में मिलता है। देखो मैंने इससे एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं दैट प्रोमिनेंटली कंटेन मर्थ,
जिसमें मर्थ मिलता है वो कौन है? वो उसके कॉमेडीज हैं। अगर मर्थ की बात करें आप इन प्लेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जॉयफुलनेस को रिफर करते हैं, अम्यूजमेंट को रिफर करते हैं, लाफ्टर को रिफर करते हैं, लाइट लाइट हार्टेड इंटरटेनमेंट को रिफर करते हैं। ठीक है, जो विट, क्लेवर वर्ड प्ले, फिजिकल कॉमेडी, मिस्टेकन आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। और सबसे मेन चीज़ कि जो अल्टीमेट रेजुलेशन होगा कॉन्फ्लिक्ट का, वो हैप्पीनेस में होगा, यानी एंड में हैप्पीनेस आएगा। और ज़्यादातर केस में वो मैरिज के द्वारा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप 12th नाइट की बात करते हैं, तो 12th नाइट के केस में थोड़ा सा अंतर है। आपको मैरिजेज भी दिखाई देगा, हैप्पीनेस भी दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा जिसकी वजह से लगेगा कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से हैप्पीनेस नहीं है। पहली बात हमने बता दिया कि एक तो ये शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जो लास्ट प्योर कॉमेडी है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन मेलंकली अंडरकरेंट। आपको प्ले के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो मेलंकलिक अंडरकरेंट को दिखाते हुए नजर आएंगे। जैसे एक तो जो फेस्टे का कैरेक्टर है, ऐसे तो फूल है, लेकिन फेस्टे ने कई सॉन्ग इसमें गाए हैं। और जो उसके सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स के द्वारा बार बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया ये जो सॉन्ग्स हैं, ये तो कहीं ना कहीं अंदर से सैडनेस को या कंटेम्पलेशन को दिखा रहे हैं, लाइफ के ट्रांजिएंट नेचर को दिखा रहे हैं, थीम ऑफ ट्रांजिएंस को दिखा रहे हैं। ऐसा आपको उसके सॉन्ग्स के द्वारा पता चलेगा। कार्पेट डाइम की थीम की बात हो रही है कि जीवन बहुत छोटा है, जल्दी से एंजॉय करो, कल क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो ये हमें फेस्टे के सॉन्ग से पता चलता है। अभी हम आपको सॉन्ग्स भी दिखाएंगे। और इसके अलावा जब प्ले की एंडिंग होती है, तो आप देखते हैं कि सारे प्लेयर तो खुश हैं, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जो बहुत नाराज है, जिसका नाम है मालओलियो। और आता है, वो सबको धमकी भी देता है कि तुम लोग चाहे जितने खुश हो लो, सबसे बदला लूंगा चुन चुन के। ठीक है, तो भैया अब बताइए, उसको बहुत टार्चर किया जाता है, मालवोलियो को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो जो मालवोलियो का करेक्टर है, वो भी एक तरह से मेलंकली करेक्टर है, दुख को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है। और एंड में जहाँ सारे लोग खुश हैं, एक करेक्टर ऐसा है जो दुखी है। और इसी तरह से आपसे मैंने बताया कि जो फेस्टे के सॉन्ग्स हैं, वो भी मेलंकली और थीम ऑफ ट्रांजियंसनेस को दिखाते हैं। चलिए, अब आपको कुछ हम सॉन्ग्स दिखाते हैं जो बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जरा जरा जल्दी से आपको सॉन्ग दिखा देता हूँ। कुछ सॉन्ग्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बीच बीच में आए हैं। जैसे सबसे पहला सॉन्ग है ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रूमिंग। पूरी पूरी पोएम की लाइन भी हमने पूरे इसके लिरिक्स दे दिए हैं। ये एक 2 सीन 3 में आया हुआ है। और ये सॉन्ग भी आपको दिखाता है मेलंकलिक नेचर को। अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जर्नी एंड इन लवर्स मीटिंग। जो जर्नी एंड होती है, वो लवर्स की मीटिंग में एंड होती है। ठीक है, और ये बात हर वाइस मैन के बच्चे को पता है। ठीक है, तो आपकी जो जीवन की जर्नी है, एक दिन कहीं ना कहीं उसे खत्म ही होनी है। ठीक है, लव के डेफिनेशन को ये बताते हैं, तो यहां भी जरा ध्यान दीजिए। बताते हैं व्हाट इज लव, दिस इज नॉट हियर आफ्टर, प्रजेंट मर्थ हैथ प्रजेंट लाफ्टर। कह रहे हैं जो प्रजेंट में है उसी को जी लो। ठीक है, व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर, बाद में क्या आएगा ये अभी भी अनश्योर है, पता नहीं कि बाद में क्या होने वाला है। तो भैया जो अभी खुशी, नहीं कहते हैं आज को जी लो, कल क्या होगा क्या पता भैया। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वही आपका बेस्ट मोमेंट है, वही लाफ्टर है, वही खुशी है, उसी को एंजॉय कर लो। बाद में क्या होने वाला है ये बिल्कुल अनश्योर है, ये किसी को नहीं पता है। इन डिले देयर लाइज नो प्लेंटी, डिले कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देन कम किस मी स्वीट एंड 20, यूथ इज अ स्टफ विल नॉट इंड्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कारपेट डाइम के थीम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सीज द डे। हाँ, प्रेजेंट में जीने की बात की जा रही है, क्योंकि फ्यूचर बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर के बारे में। तो इसीलिए आओ अभी एंजॉय करो लाइफ। तो क्या है, मेलंकलिक सैडनेस, भविष्य के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा सॉन्ग है कम अवे डेथ। डेथ वर्ड आ गया, समझ गए आपकी नहीं? तो फिर ये भी सैडनेस को दिखा रहा है। ये एक 2 सीन 4 का है। फिर उसके बाद से जो है, जो आपका तीसरा सॉन्ग है आई एम गॉन सर एंड एनन सर।
ठीक है, ये बड़ा फेमस सॉन्ग है। इसमें हे रोबिन जॉली रोबिन का एक फ्रेगमेंट भी है, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, ये आ सकता है भाई, पूछ ले कि हे रोबिन जॉली रोबिन टेल मी हाउ दाई लेडी डच। ठीक है, ये कहाँ आया हुआ है, तो ये इसी में आया हुआ है। तो ये बेहतरीन आप सभी के लिए मैं कलेक्शन लेके आया हुआ हूँ कि आपको सॉन्ग्स भी अगर अब कनेक्शन में आ गया, तो मैंने कहा चलो अभी बता ही देते हैं। तो 3 सॉन्ग आपको दिखा दिया मैंने। चौथा सॉन्ग बहुत ही फेमस है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है कि व्हेन दैट आई एंड अ लिटिल टाइनी बॉय। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, ये एपीलॉग में आता है। जब प्ले एंड होता है तो प्ले का एपिलॉग यही खुद गाते हैं, और उसी एपिलॉग में एक्ट 5 सीन 1 में आपका जो है ये आता है, वेरी एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, ये बहुत फेमस सॉन्ग है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता रहता है। तो ये 4 सॉन्ग्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने कहा आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। और ये जितने भी सॉन्ग्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सैडनेस को दिखाते हैं। पूरे प्ले में ट्रांजियंस ऑफ लाइफ को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम को दिखाते हैं। तो आई होप कि जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत ज़्यादा आपको लाभकारी साबित होगी, और आप इससे लाभ उठाएंगे। आपको अब ये सारे तैयार भी करते हुए जाने में, ये क्वेश्चन के साथ आपको ढेर सारे फैक्ट्स भी बीच बीच में दूंगा, और बहुत तेजी से दूंगा, ताकि आप उसे जाके तैयार करें। तो आपको फेस्टे के 4 सॉन्ग्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे तैयार करने हैं, ताकि यहाँ से कुछ भी आ जाए तो आप कर पाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज टेकन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ द टेबल टर्न। बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ के टेबल टर्न से आप बता सकते हैं इसमें से कौन सी लाइन ली गई है। तो ये वाली लाइन बहुत अच्छा इसमें था। ये वाली लाइन है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। बहुत ही बेहतरीन है, और अक्सर कहा जाता है कि किस पोयम में कहते हैं कि नेचर को अपना टीचर बना लो, तो ये है। वैसे तो हर पोयम में कहीं ना कहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली लाइन भी आया हुआ है। अब फिर आपसे एक क्वेश्चन है कि भैया चलो ये तो जान गए, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनके भी बता दो कि पोयम के नाम क्या हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ द पोयम, जल्दी बताएं फास्ट। पहले वाले ऑप्शन के पोयम का नाम कौन बताएगा? थोड़ा जल्दी बताना है, ये आपका टेस्ट हो रहा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, ये पोयम है टिंटन नबी। बहुत अच्छा। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपिटाइट अ फीलिंग एंड अ लव। ये आपको कितनी बार बता चुका हूँ, है ना। इसके बाद से जो बी ऑप्शन है, सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फान दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। ये कौन सी पोयम है? 3 years सी ग्रीव, लूसी पोयम से लिया गया है। 3 years सी ग्रीव से है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन लाइन है ये। जब नेचर ये डिसाइड करती है कि मैं कैसे लूसी ग्रे को पालूंगी, लूसी को पालूंगी, तो वहां पे ऐसा बोलती है वो, है ना। फिर उसके बाद से आप जब डी की बात करते हैं, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये भी बहुत ही फेमस लाइन है, और ये आप सभी को पता है कि ओड ऑन इंटीमेशन से लिया गया है। तो ये सारे बहुत ही फेमस लाइंस लिए गए हैं, ताकि आपको एक साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें ध्यान में आ जाए, रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा तेजी से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा पोएम कंपोज नहीं किया गया है? आंसर आपको दिख ही रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ट्रू लव। ट्रू लव। अब आप सभी को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, कि ट्रू लव जो है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 है। ठीक है, अगर मुझे कोई बता दे कि सोनेट नंबर 116 की पहली लाइन क्या है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। देखते हैं कोई बता पा रहा है कि नहीं। फिलहाल तब तक हम बात करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बेहतरीन, ये भी मिल्टन का वर्क है, और ये एक सोनेट है। एल एलिग्रो आप सभी को पता है कि मिल्टन का वर्क है, ये लिरिक है, और ये गॉडेस ऑफ मर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उनको एड्रेस करता है। इल पेनेसरेसो भी एक लिरिक है, जो इसका कंपेनियन पोयम है, एल एलिग्रो का इल पेनेसरेसो। ठीक है, और ये भी जो है आपका एक लिरिक है। ठीक है, ये मेलंकली को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रू लव यहाँ पे शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा। लेट मी नॉट, हाँ, लेट मी नॉट टू द मैरिज मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स।
ठीक है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये आपका जो है सोनेट नंबर 116 की फुल लाइन है, तो ये ध्यान रखना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए टीजीटी के चारों राइटर से एक एक क्वेश्चन हमने लिया है। अभी तक हमने 3 राइटर से 3 क्वेश्चन ले लिया, आप चौथे राइटर पे आते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फाइंड इन गाल्सवर्दी प्ले, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हम गाल्सवर्दी के प्ले में नहीं पाते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। आप देखिए, तो आप लोग बताइए। तो अगर आप देखें, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, यस रिप्रेजेंट करता है। इनजस्टिस ऑफ द सोशल सिस्टम, ये भी है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, अ क्लियर कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें कि क्लियर कंक्लूजन तो कभी नहीं मिलता है। क्या प्ले के एंड में आपको कोई क्लियर कंक्लूजन मिलता है कि क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कोई हमें पता नहीं चलता है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या डिसीजन लिया गया। हमेशा जो है एक कंफ्यूजन पे एंड होता है। और मेनी ऑफ हिज प्ले हैव बीन डायरेक्टेड बाय जोसेफ कॉनरेड, नहीं, जोसेफ कॉनरेड के अलावा बताइए कौन ऐसा पर्सन है जो इनके प्ले को जो है डायरेक्ट करता है? तो बताइए, जल्दी बताइए। इनके प्ले को डायरेक्ट करने वाला ग्रैनविल बार्कर, क्या नाम है? ग्रैनविल बार्कर। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे वो यूपी टीजीटी के किए थे। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड पे हम शिफ्ट कर गए हैं, और एलटी ग्रेड के अगले 3 क्वेश्चन पूरी तरह से एलटी ग्रेड के एक फेमस वर्क है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट। हम हर दिन एलटी ग्रेड का एक वर्क लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही फेमस नावल है जो कि चिनुआ अचीबे के द्वारा लिखा गया है। चिनुआ अचीबे के बारे में आपको बता दूं कि फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर माने जाते हैं। बहुत बड़े राइटर हैं ये, और बहुत अच्छे से अपने सोसाइटी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो थिंग फॉल अपार्ट है उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बी, द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटीज। ठीक है, जो कोलोनियलिज्म का प्रभाव है वो अफ्रीकन सोसाइटीज पे किस प्रकार से पड़ती है उसको दिखाता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पे यही, जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि अफ्रीकन जो कल्चर है जिसपे वहाँ के लोगों को बहुत गर्व था, लेकिन किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ धीरे धीरे शुरुआत में जाते हैं, जैसे इंडिया में आए थे कि हम जो है पहले धर्म का प्रचार करने या बिजनेस करने आए हैं, फिर धर्म का प्रचार करने आए हैं, और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को अपने धर्म में जोड़ते जाते हैं, और जो वहाँ का अपना कल्चर है वो खत्म होता जाता है। और यही वजह है कि इन्होंने, इसका टाइटल भी बहुत फेमस वर्क है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, कैन एनीवन टेल कि ये थिंग्स फॉल अपार्ट वास्तव में किस एक पर्टिकुलर बहुत ही फेमस पोएम है किसी 20th सेंचुरी राइटर का, जहाँ पे ये लाइन आया हुआ है, जहाँ से लिया गया है। बहुत अच्छा रुचि कुमारी। पोएम का नाम है द सेकेंड कमिंग, डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा। बहुत अच्छा इसमें था, डब्ल्यू बी ईट्स का एक पोएम है द सेकेंड कमिंग, वहीं से लिया गया है, और वहीं की लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी फेमस हैं, जो बड़े पोएट्स हैं, राइटर हैं, चाहे आपके सिलेबस में हों या ना हों, लेकिन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। एक चीज़ और आपको सभी को बता दूं कि ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, यहाँ पे किस कौन सी सोसाइटी है जिसको दिखाते हैं, किस प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन सोसाइटी को, तो इग्बो पीपल हैं। इग्बो पीपल, ध्यान रखिएगा, इग्बो, वहाँ के लोग इग्बो माने जाते हैं, इग्बो नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके कल्चर को दिखाया गया है। तो ये है, बहुत बेहतरीन है ये। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओकोंको, बहुत बेहतरीन, जो ओकोंको है, हाँ, इग्नो ट्राइब, बिल्कुल सही है स्मिता। हाँ हाँ बता देंगे, ठीक है, ठीक है दिव्या।
अब ये जो ओकोंको हैं, ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ दे कि ये बताओ हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट, तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? ओकोंको। याद रखना है, ओकोंको यही प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है। ये हैं क्या, करते क्या हैं? ये बहुत बड़े पहलवान हैं, इनको बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, अच्छे से बड़े बड़ों को ये जो है जब लड़ाई होती है तो कुश्ती के मैदान में पछाड़ लगा देते हैं। ओकोंको बहुत ताकत है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ है। शादियां भी इन्होंने किए हैं, इनके बहुत ढेर सारे बच्चे भी हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। तो एक जो इनका लड़का है, अपने लड़की को पसंद नहीं करते हैं। रीजन क्या है, क्यों नहीं लड़के को पसंद करते हैं? क्योंकि इनका जो लड़का है उसके अंदर फेमिनिस्टिक क्वालिटी है, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब ये चाहते कि हमारा लड़का जो है वो वीर हो, मेरी तरफ बहादुर हो, हाँ, उसको लड़ाई और ये सारी चीज़ें पसंद हो। लेकिन इनके लड़के को सारी चीज़ें पसंद नहीं आए, ठीक है, वो उसका म्यूजिक की ओर इंटरेस्ट है, फाइट वाइट नहीं करना चाहता, इन सारी चीज़ों से दूर रहता है, तो अपने बच्चे को पसंद नहीं करते थे उनका खुद का लड़का। बल्कि उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था, वो लड़का उन्हीं की तरह बहुत बढ़िया था, उसको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। अब एक दिक्कत हो जाती है बाद में, उसी लड़के को जिसको ये पसंद करते थे उसको ये जान से मार देते हैं, बलि दे देते हैं, सबके सामने अपने ही हाथों से उसको जान से मार देते हैं। और ये रीजन क्या है मारने का? सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड है इनके अंदर, और वीकनेस की जहां भी बात आती है तो ये डर जाते हैं। कमजोरी वाली नाम पे ये डर जाते हैं। इनको जैसे कुछ लोग को उकसा दिया जाता है, तुम तो कमजोर हो, कमजोरी के नाम पर उनसे कुछ भी करवा लो, तो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने ही बेटे को, जिसे बहुत मानते थे ये, हालांकि उनका अपना बेटा नहीं होता है वो, उसे मार देते हैं सबके सामने। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बी, ठीक है। एक्सेसिव प्राइड एंड फियर ऑफ वीकनेस। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, द प्रोवर्ब थिंग्स फॉल अपार्ट, जो पहली लाइन है वास्तव में डब्ल्यू बीट्स के पोयम की, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दे कि थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये डब्ल्यू बीट्स के पोयम द सेकेंड कमिंग से लिया गया है, आप सभी को पहले ही बता दिया गया है। इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट टू द नावल, ये कहते हैं कि ये जो लाइन है बहुत ही रेलिवेंट है नावल के लिए, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है। अब क्या सिग्निफाई करता है थोड़ा बताइएगा। द इनइविटेबल प्रोग्रेशन ऑफ टाइम एंड चेंज, ये नहीं है। द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर, भी सही है यहाँ पे। क्योंकि थिंग्स फॉल अपार्ट, जो सारी चीजें हैं वो चीजें क्या हो रही हैं, अपने आप ही क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है। सेंटर, जो मेन सेंटर है, जो सारी चीजों को होल्ड करके रखता है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सेम वही हो रहा है, जो आपका अफ्रीकन ट्रेडिशनल सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे जो कोलोनियलिज्म है उसके प्रभाव की वजह से टूट रहा है, ठीक है। अब वो चीजें जो एकता के सूत्र में बंधी हुई थी वो धीरे धीरे अलग हो रही हैं। अब उनको चाहे जितना भी कोशिश कर लो, उसे यूनाइट नहीं किया जा पा रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है सारी चीजों का। तो आपका बी आंसर विल बी द करेक्ट वन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैंने इसके बाद थोड़ा सा, जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट भेजा था उस ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा और चेंज किया है। हमने दो क्वेश्चन ऐड कर दिया है, जो लिटरेरी टर्म्स के 5 क्वेश्चन थे उसमें हमने 2 क्वेश्चन लिया है आपके मूवमेंट एंड लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट से। तो जो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे उसमें अब हम 2 क्वेश्चन लेंगे हर बार लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट से, ताकि आपके एग्जाम में जब भी आए तो आप ये कर पाएं। और 3 क्वेश्चन हम लेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स से, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स से। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान दे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज कंसिडर्ड अ की
इनिशिएटर ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा ऐसा पर्सनालिटी है जिसको प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, उसका की इनिशिएटर माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मार्टिन लूथर। अब आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि मार्टिन लूथर को क्यों माना जाता है कि इन्होंने जो है, इनके द्वारा प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ था? कैन एनीवन गिव द आंसर? ऐसा इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, ऐसा रातों रात कौन सा भूचाल मचा दिया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनको प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी है, रिलीजन है, उसका सबसे बड़ा मेन जो है अ, आपका इनिशिएटर माना जाता है, की फिगर माना जाता है? बहुत अच्छा, प्रीति शुक्ला कह रही हैं कि थीसिस लिखी थी। बाकी लोग मार्टिन लूथर, स्मिता, छाया, प्रीति, ठीक है। हाँ, विजय लक्ष्मी सर, आपने बताया था कि वाल पे लगाए थे अपने थीसिस, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा काम ये किया था कि इन्होंने थीसिस लगाए थे। विटेनबर्ग जो चर्च है, बहुत ही फेमस चर्च था, ठीक है। तो जो विटेनबर्ग चर्च है, उसकी चार दीवारी जो थी, उस पे इन्होंने एक बड़ा सा काम किया था। और वो काम क्या किया था, 95 थीसिस इन्होंने जो है चिपका दिए थे, सिंपल लैंग्वेज में। और सुबह जब उठे तो बवाल ही हो गया भैया, एक बहुत बड़ा विरोध। ये है। तो अगर देखा जाए तो ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा, आप बाद में आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्च भी बन जाता है, जो कि क्रिश्चियन का एक और डिवीजन हो जाता है। इसके पहले इंग्लैंड में दो प्रकार के डिवीजन थे क्रिश्चियनिटी के, आप सभी को पता होगा। एक एंग्लिकन चर्च था, एक कैथोलिक चर्च था, और जो तीसरा आपका चर्च बाद में बनता है वो प्रोटेस्टेंट का चर्च बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, विच पोएटिक डिवाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? अब आंसर आपको दिखा रहा हूं, आपको पता है, आपको बताना है कि भाई कंसीट, कंसीट इसका आंसर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोएट जो सबसे ज्यादा यूज करते थे वो कंसीट का यूज करते थे। कंसीट क्या होता है, कैन एनीवन टेल? एक प्रकार का ये मेटाफर ही होता है, ठीक है, एक फिगरेटिव डिवाइस है जहां पे फार फेज्ड इमेजेस का यूज किया जाता है। यानी दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती हैं, जिसने सोचा भी ना हो कभी, ऐसी चीजों को तुलना कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा करते थे, इसके लिए विट का यूज किया जाता है, और विट तो भरा हुआ था इन लोगों के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी टर्म्स के अब 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म, द एनिमल कैरेक्टर्स एंड देयर रिबेलियन अगेंस्ट ह्यूमन फार्मर represent different figures and event of Russian Revolution. This makes Animal Farm an example of. आपको सीधे सीधे दिख रहा है, मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो एनिमल फार्म है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है अलीगरी का। और आप सभी को बता दूं कि एक नावल है, एक नावल है ये, ठीक है। अक्सर हम सोचते हैं केवल पोइट्री ही अलीगरी हो सकता है, नहीं, नावल, प्रोज, पोइट्री, कोई भी अलीगरी हो सकता है। तो ये अलीगरी है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि दो प्रकार से चीजें चलती हैं। एक तो आपकी पूरी सीधे सीधे लगता है जैसे एनिमल की कहानी चल रही है, ठीक है, उनके फार्म से रिलेटेड कहानी चल रही है। और एक कहानी कहीं ना कहीं जो अंडरलाइन चल रही है वो रशियन रेवोल्यूशन की चल रही है, वहाँ का हर करेक्टर रशियन रेवोल्यूशन के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, अलीगरी, ठीक है, बिल्कुल। अब एक आपसे प्रश्न है मेरा, देखते हैं कौन बता पाता है, कि ये बताइए जो एनिमल फार्म है, इसका जो मेन करेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसका नाम क्या है? कैन एनीवन टेल? जो डिक्टेटर का रोल अदा करता है, जैसे आप रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे स्टालिन है जो डिक्टेटर का रोल अदा करता है। तो स्टालिन के पैरेलल में किस करेक्टर को रखा गया है? गलत है रुचि,
स्टालिन के पैरेलल में कौन सा कैरेक्टर है जो कि डिक्टेटरशिप को दिखाता है? अगर बहुत अच्छा, आप सही है प्रीति शुक्ला, नेपोलियन। अब मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जो नेपोलियन है, ठीक है, ये स्टालिन के है, और जो स्नोबॉल है, स्नोबॉल, ठीक है, इसकी जो आप बात कर रहे हैं ये तो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो काफी बेहतरीन तरीके से इस पूरे वर्क को लिखा गया है, ठीक है। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही जरूरी, इतना ही बताते हैं, अदरवाइज फिर, ठीक है। तो आप लोग चीजों को मन लगा के पढ़िए, चीजें आपके एग्जाम में आती रहेंगी। हाँ, एक छोटी सी चीज और बतानी थी कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, किस आइडिया को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर एनिमल फार्म की बात करें तो ये किस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो एक वर्ड है टोटालिटेरियनिज्म, टोटालिटेरियनिज्म, याद रखेंगे आप, टोटालिटेरियनिज्म, ठीक है। यानी इसी को आप बोलते हैं, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ अ फोक बैलेड? अगर आप फोक बैलेड की बात करें तो बताइए कौन सा ऐसा जो है इसमें से कॉमन फीचर नहीं है। फोक बैलेड, बैलेड का एक टाइप है फोक बैलेड, तो फोक बैलेड में क्या नहीं मिलता है? तो फोकस ऑन अ सिंगल ड्रामेटिक इवेंट, एकदम सही बात है, मिलता है। यूज ऑफ डायलॉग टू एडवांस द स्टोरी, ये भी सही बात है। एनोनिमस ऑथरशिप, ये भी सही बात है। डी वाला सही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर के तीनों एकदम सही, ठीक है, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड पे क्वेश्चन है। एन ओड इज बेस्ट डिफाइंड एज, ओड को बेस्ट कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं? आंसर दिख रहा है, कुछ और बता सकते हो तो बताइए। तो यहाँ पे शॉर्ट अमेजिंग पोएम विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, ये नहीं है। लॉन्ग सीरियस लिरिकल पोएम टिपिकली अड्रेस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यही वाला जो है आंसर आपका होगा, बी वाला, ठीक है। ह्यूमरस पोएम रिटन इन फ्री वर्स नहीं है। नरेटिव पोएम रिकाउंटिंग द हीरोइक डिट्स, ये भी नहीं है। तो आपका बी आंसर। डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल आपको करना है और एग्जाम में चीजों को सही करना है। आप देखिए, हमने एक भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं लिया है। हर एक क्वेश्चन में किसी न किसी टर्म को, किसी न किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम प्योरली पीजीटी के जो 13 क्वेश्चन हैं उन पे आ रहे हैं, और थोड़ा तेजी से करेंगे, ठीक है। अब यहां से पीजीटी शुरू हो गया है, पीजीटी के 13 क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। टीएस इलियट जो है, आप स्मिता आयम्बिक टेट्रामीटर ट्राईमीटर बात कर रही हैं वर्ड की, लेकिन ये बैलेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टीएस इलियट की जब आप बात करते हैं तो टीएस इलियट महोदय ने एक एसे लिखा है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है। उस एसे में इन्होंने उसे बताया है मोस्ट सर्टेनली, ठीक है, आर्टिस्टिक फेलियर। ये किसको बात की है, किसके बारे में? हैमलेट के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। यस, सैक्रेड वुड में आया था ये 1919 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको हर राइटर पे एक क्वेश्चन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शेली इज अ पास्टोरल एलजी? कौन सा शेली का वर्क एक पास्टोरल एलजी है, ठीक है। आप बताएंगे मुझे शेली का कौन सा वर्क पास्टोरल एलजी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को पता है एडोनियस। अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। आपको लग रहा होगा सर आंसर तो दिखा दे रहे हैं, आंसर दिखाने के बावजूद भी मैं आपसे और भी ढेर सारी चीजें पूछूंगा, उन्हें आप देखते हैं बता पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत अच्छा, स्मिता कह रही है कि रिटर्न 6 वीक्स आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। उसके हफ्ते, मृत्यु के 6 हफ्ते बाद लिखा गया था कीट्स के। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये कब लिखा गया था? डेडिकेटेड टू किड्स, व्हेन वाज इट रिटन? तो ये 1921 में लिखा गया था। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि ये पास्टोरल एलजी है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है सारी चीजें। अब एक अगला क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है, कोई बता सकता है कि ये किस
स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप बता देंगे, अरे वाह, स्मिता के लिए तालियां हो जाए भाई। टेरजा रिमा, टेरजा रिमा, रिमा में लिखा गया। टेरजा रिमा क्या होता है? एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म होता है जिसमें तीन तीन लाइनों की स्टैंजा होती है, लेकिन एक विशेषता होती है कि इस तीन लाइन में जो टेरसेट होते हैं उसमें जो पहली लाइन होती है और जो तीसरी लाइन होती है वो उसकी राइमिंग मैच करती है। जैसे ए बी ए, अब उसके बाद क्या होगा, बी सी बी, फिर ऐसे ये चलता जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सी डी सी। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पहला लाइन तीसरी लाइन से मैच करेगा और जो दूसरी लाइन होगी उस जो है वो दूसरे स्टैंजा की पहली लाइन से मैच करेगी। ये इसका पैटर्न है। फिर पहली लाइन तीसरी लाइन से मैच करेगी, फिर इसकी दूसरी लाइन अगले स्टैंजा की पहली लाइन से मैच करेगी। क्लियर? तो आनंद आ रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, बहुत अच्छा। इसको दाते ने सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच आप जान किड्स, चलो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन हम कुछ और आपसे पूछेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब मैं देखता हूं कि पहले तो आप ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जॉन कीट्स का जो पोयम है, जो कि 1820 में जो पोयम लिखे गए थे, उसमें से कौन सा ऐसा एक पोयम है जो कि स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है? उसका एग्जाम्पल है। तो अब बहुत आसानी से आपके सामने आंसर दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस ये है। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है। सबसे पहली बात ये मुझे बताइए कि ओड टू नाइटिंगेल, ओड लिखा है तो आप जान गए कि ओड टू नाइटिंगेल है, ओड ही है। ओड आना ग्रेसियन, ये भी ओड है। लेकिन आप मुझे बताइए, ला बेली डेम सेंस मर्सी क्या ओड है? ये किस प्रकार के पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है? जल्दी बताएं। बहुत अच्छा जी, ये बैलेड है। बहुत अच्छा, अपने लिए तालियां बजा लें आप। फिर मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो आपका ओड ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, ये तो है स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है। ठीक है, अब मुझे जरा ये आप बताइए कि ये जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है, इसकी राइम स्कीम क्या होती है? इसमें कितनी लाइंस होती हैं? और जो लाइंस होती हैं वो कितनी लाइन जो है आयम्बिक पेंटामीटर या ट्राईमीटर या टेट्रामीटर या हेक्सामीटर होता है? तो ये बहुत बेहतरीन आप सभी को जानना चाहिए कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है इसमें टोटल 9 लाइन होती है। जो शुरू की 8 लाइन होती है वो किस में होती है? वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। किस में होती है? आयम्बिक पेंटामीटर में। और जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है दैट इज इन आयम्बिक हेक्सामीटर। वो किस में होता है? आयम्बिक हेक्सामीटर में होता है। और ये जो आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, अलेक्जेंड्राइन। किस नाम से जानते हैं? अलेक्जेंड्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो आयम्बिक हेक्सामीटर है इसी को हम अलेक्जेंड्राइन के नाम से जानते हैं। और अगर सिलेबल की बात करें तो आयम्बिक हेक्सामीटर में कितने सिलेबल हो जाएंगे? हेक्सा का मतलब 6, आयम्बिक में 2, तो टोटल हो गए 12 सिलेबल। और आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल। तो जो अंतिम लाइन होते हैं उसमें 12 सिलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर आप राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी, बी सी बी सी सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। क्लियर है? तो बताइए भाई, आनंद आ रहा है? अब जब पीजीटी की पढ़ाई होने लगी तो टीजीटी वाले भागने लगे, या कुछ लोग को नींद आ रहा है, या नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो। लेकिन पूरा उत्साह रखिए पीजीटी में भी। क्योंकि जो पीजीटी की चीजें हैं, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये आपके टीजीटी में भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि आपके पिछली बार टीजीटी में किस तरह, और देखो हम पीजीटी में टीजीटी को कनेक्ट करके चल रहे हैं। अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं पीजीटी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं स्पेंसरियन स्टैंजा, तो ये तो टीजीटी में भी उतना ही जरूरी है, एलटी ग्रेड में भी उतना ही जरूरी है। ठीक है,
तो हम आपको कनेक्ट करके लेके चलेंगे, बहुत सी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, आपसे पूछेंगे। तो टीजीटी वाले भागे नहीं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको भी। पूरा बने रहे एंड तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दिख रहा है लेकिन फिर भी अब आगे ध्यान दें। आप लोग को स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है जी? स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भैया व्हेन वाज मैरियाना एंड मैरियाना इन साउथ रिटन बाय टेनिसन। ठीक है, आप बल्कि इसको पब्लिश्ड बाय टेनिसन बोल दो। ये कब जो है पब्लिश किया गया था टेनिसन के द्वारा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना? अब जब मैरियाना और मैरियाना इन साउथ की बात करते हैं तो ये दोनों पोयम जो है टेनिसन ने लिखी है। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो ठीक है 1830 होगा, 1832 होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि 1830 में ये किस कलेक्शन में आया था, 1832 में किस कलेक्शन में आया था? ये क्वेश्चन है आपसे। क्या आप में से कोई है ताकतवर व्यक्ति जो बता सकता है? तो ये जो 1830 में जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन का नाम था पोएम्स चीफली लिरिकल। ठीक है, जो 1830 का कलेक्शन है उसका नाम है पोएम्स चीफली लिरिकल। ठीक है, और जो 1832 में कलेक्शन आता है, उस कलेक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है सिर्फ पोएम्स। ठीक है, तो ये भाई ध्यान देना है, मैंने आपको ये आंसर में दे दिया है। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि मैरियाना जो वर्ड है, जो नेम है, ये शेक्सपियर ने कहां से लिया है? कैन एनीवन गेस? सॉरी, मिल्टन टेनिसन ने लिया है शेक्सपियर के किसी प्ले से। आप शेक्सपियर के किसी प्ले का नाम याद कर सकते हैं जहां पे मैरियाना नाम की कोई कैरेक्टर हो? कैन एनीवन गेस? बहुत अच्छा, दिव्या, अंजलि, रुचि, तालियां। मैरियाना नाम की कैरेक्टर आती है मेजर फॉर मेजर में, और मैरियाना को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? एंजेलो। बहुत अच्छा अंजलि। तो मैरियाना एक तरह से डेजोलेट कैरेक्टर है जिसके बारे में ये चीजें हैं। अगर आप शेक्सपियर का जो ये मेजर फॉर मेजर है, वहां एक लाइन है, देयर एट द मोटेड ग्रैंज रिसाइड्स दिस डिजेक्टेड मैरियाना। तो वहीं से जो है ये मैरियाना को लिया गया है। मैरियाना का एंजेलो के साथ सगाई हो चुकी थी, शी वाज बिथ्रोथ्ड विद एंजेलो, लेकिन उसको एंजेलो अबेंडन कर देता है क्योंकि उसकी डाउरी जो है उस समुद्र में खो गई थी, लॉस हो गई। ठीक है, यस, डाउरी चाहिए था उसको। हाँ, वो तो बाद में इजाबेला को देखता है ना, उसके पहले छोड़ दिया रहता है। ठीक है, हाँ, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पा रहा है आप में से। बताइए, मैथ्यू अर्नल्ड का जो पोयम है शेक्सपियर, आप सभी को पता है कि एक सोनेट है। ये जो शेक्सपियर सोनेट है, आप बता सकते हैं कि इनके किस कलेक्शन में आया था? तो इसका आंसर होगा डी। बहुत ही फेमस अच्छा क्वेश्चन है। ये कलेक्शन 1859 में आया था। तो इस कलेक्शन में जो है शेक्सपियर जो है ये पोयम आया हुआ है। ये चेक कर लेना एक मिनट। हाँ सॉरी, स्मिता सही है आप। 1849, 1849 का कलेक्शन है ये जिसमें आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे। बता सकते हैं आप लोग? हाँ यस, बहुत अच्छा। सबसे पहली लाइन है शेक्सपियर की, अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द निक नेम इलिया? सभी को पता है चार्ल्स लैम साहब है। अब मेरा आप सभी से अगला प्रश्न है कि चार्ल्स लैम साहब अपने
ठीक है। एसेज में किस प्रकार के एसेज लिखते हैं? तो चासलैम साहब जो एसेज लिखते हैं वो पर्सनल एसेज लिखते हैं। कौन से एसेज लिखते हैं? पर्सनल एसेज। ये जो पर्सनल एसेज लिखते हैं या आप इसे कह सकते हैं सब्जेक्टिव एसेज। ये जो पर्सनल एसेज लिखते हैं उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती है जो देते हैं। ये दो चीजें क्या यूज करते हैं? कौन सी दो टेक्निक यूज करते हैं? बता सकते हैं आप लोग चार्ल्स लैम्ब साहब कौन सी दो टेक्निक यूज करते हैं? कौन से दो टर्म इनके लिए बड़ी फेमस है? बहुत सही, ह्यूमर एंड पैथोज। ह्यूमर एंड पैथोज। ठीक है, बहुत अच्छा जी। ह्यूमर मर्द को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, और पैथाज किसको दिखाता है? सैडनेस को। चलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, अब हम इंडियन राइटर्स पे आ चुके हैं। द पोयम पोएट लवर बर्ड वाचर, आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस पोयम है ये निसिम इस्किल के द्वारा लिखा गया है। द पोएट पोएट लवर बर्ड वाचर, ये कहते हैं कि तीनों को अपने क्रिएशन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा ये है। जो पोएट है, जब उसे किसी वर्क को लिखना है तो उसके लिए उसे बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है किस वर्ड को छोड़े किस वर्ड को ले, आसान काम नहीं है। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, उसका उल्टा ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हो जाता है तो अपने आप ओवरफ्लो होने लगता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं कि भैया बहुत सोच समझ के वर्ड्स को, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये अलग प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं। लवर की भी वही बात है कि बहुत सोच समझ के जो है अपने पार्टनर को चुनना पड़ता है। आजकल तो नया कॉन्सेप्ट आ गया, आप लोग समझ रहे हैं। आजकल ऐसे मीम बनने वाले हैं कि गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ तो भी मारा जा रहा हूँ, हैं प्यार करके शादी कर रहा हूँ, और अरेंज मैरिज कर रहा हूँ तब भी मारा जा रहा हूँ, हैं लव मैरिज किया तो टीन के डब्बे में उसे मार दिया गया, ड्रम में, और अरेंज मैरिज किया तो अभी आपने देखा कि पहाड़ पे ले जाके जाके मरवा दिया गया। और फाइनली जो है करे क्या बेचारा। तो लवर को ढूंढने में भाई बहुत मशक्कत का काम करना पड़ेगा, आसानी से नहीं हो सकता आज के समय में। और बर्ड वाचर यानी जो जो है बर्ड्स को मारना है, बर्ड को पकड़ना है, अपनी जाल में फंसाना है, तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि वो फटाक से उड़ जाएगी। तो तीनों केस में आसान नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप इस पोयम की बात करें तो ये किस चीज पर रिफ्लेक्शन डालता है? तो ये डालता है द प्रोसेस एंड चैलेंजेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन। तो पोएट, एक पोएट की तुलना की गई यहाँ पे लवर से और बर्ड वाचर से, और बताया गया कि तीनों का काम बहुत ही ऑब्जर्वेशन का है, बहुत ध्यान वाला है, इतनी आसानी से चीजें नहीं हो सकती, बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज है। बहुत अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय कमला दास इज एन ऑटोबायोग्राफी? बहुत आसान है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो माई स्टोरी है, ये क्या है? ये जो है ऑटोबायोग्राफी है। ओरिजिनली जो है ये एंटे कथा नाम से आया था, ये कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है जो 1976 में आया था। ठीक है, और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था। बहुत ही फ्रैंकनेस के साथ इन्होंने बहुत सी चीज़ें स्वीकारी थी अपने हस्बैंड के बारे में, बहुत से पर्सनल रिलेशनशिप को, और कई बार कहा जाता है उसमें कुछ झूठी बातें भी थी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद का एक वर्क है जिसका नाम है अनटचेबल। आप सभी को पता है इनका पहला वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। ये फोकस करता है एक्सपीरियंसेस ऑफ अ यंग मैन फ्रॉम विच कास्ट। ये एक यंग मैन की बात करता है, बखा की बात करता है, जो 14 साल का एक लड़का है, उसकी कहानी है, और उसके जीवन की एक दिन की कहानी है, वन डे, एक दिन की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एक दिन की कहानी है और जिस तरह से चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती हैं, कभी बैक जाता है कभी फ्रंट पे आता है, जिग जैग वे में पूरी स्टोरी चलती है। और ये स्टोरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टेक्निक है, इंटीरियर मोनोलॉग की टेक्निक है, उस पे बेस करके है, ध्यान रखिएगा। हम्म और ये जो है किस कास्ट को दिखाता है? ये स्वीपर कास्ट को या अनटचेबल को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपको देखो बहुत सी चीजें मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, आपको सिर्फ ये नहीं कि केवल क्वेश्चन, जो इसके साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दो तीन चीजें, वो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। और मैं ईमानदारी से और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको कि अगर आप केवल
मेरी बात को सुन लें ध्यान से, मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे ही ध्यान रख लें, तो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान तो रखें आप। आगे बढ़ते हैं, अब अमेरिकन राइटर पे आ जाते हैं। अंतिम 4 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। विच ऑफ द अर्नेस्ट हमिंगवेज नॉवल, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हमिंगवे का, अच्छा स्मिता ने पूरे करेक्टर बता दिए, ठीक है, मैंने सोचा चलो रेस्ट करेक्टर ये बता रही हैं तो अब सुन ही लो आप लोग। सोहनी इनकी सिस्टर का नाम है, और जो है लखा इनके फादर का नाम है, रखा इनके छोटे भाई का नाम है, कालीनाथ पंडित जी का नाम है, ठीक है। उसको पंडित जी जो है, पंडित कालीनाथ जी विलेन का रोल करते हैं और कहीं ना कहीं उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं सोहनी को। तो ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि हु वांटेड टू मॉलेस्ट सोहनी। हाँ, तो वो हैं पंडित कालीनाथ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट हमिंगवे का कौन सा ऐसा नावल है जो स्टोरी बताता है एक ओल्ड क्यूबियन क्यूबन की, ठीक है, जो क्यूबा का रहने वाला है, ओल्ड पर्सन जो फिशरमैन है, उसके स्ट्रगल को दिखाता है। एक मछली है, एक मछली से उसका स्ट्रगल होता है जो बहुत ही विशालकाय मछली रहती है जिसका नाम है मार्लिन। ये भी ध्यान देना है, मार्लिन अगर आपसे पूछा जाए मछली का नाम क्या है जो विशालकाय मछली, तो उसका नाम है मार्लिन, और उसके साथ स्ट्रगल को दिखाता है। इनको 84 डेज तक जो है कोई भी मछली नहीं मिलती, और जब मिलती है तो बहुत भयानक मछली मिलती है, मार्लिन नाम की, ठीक है। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आपसे पूछा जाए किस नावल की बात हो रही, तो वो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, और ये बहुत ही फेमस नावल है। ये नावल एक कारण था जिसकी वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1954 में मिलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कब मिलता है, 1954 में मिलता है। और ध्यान रखिएगा, इनको इसी नावल की वजह से पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन भी मिला था 1953 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलियम फाकनर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। विलियम फाकनर का जो फिक्शनल, इन्होंने एक कंट्री बनाई थी अपने नावल्स में, एक फिक्शनल कंट्री दिखता है, योकना पतावफा। तो ये जो योकना पतावफा कंट्री है, ये रियल लाइफ में कौन सी कंट्री है जिसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, लाफायेट कंट्री। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। हाँ, ये मिसिसिपी में है, ठीक है, मिसिसिपी में है। अगले आगे बढ़ते हैं, अंतिम 2 क्वेश्चन बस बचे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा ऐसा पोयम है जो कि बहुत ही फेमस लाइन से स्टार्ट होता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो आप सभी को पता है वो फेमस पोयम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पोयम है, बहुत ही हाईली मोटिवेशनल पोयम है, ठीक है। आपको फिर बीच में कभी मौका मिलेगा तो उस पोयम को हम उसकी लाइंस भी लेंगे और आपको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्ट विटमैन, ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलिजी डेडिकेटेड टू हुम। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन एक एलजी है और ये जो है अब्राहम लिंकन को डेडिकेट की गई है। ये अमेरिकन सिविल वार को रिप्रेजेंट करता है। उस समय जो है सिविल वार चल रहा था और जो है ये बहुत ही विरोध में थे लिंकन साहब। इनकी वजह से जो है उस समय जो दास सिस्टम था, आप सभी को पता है, ठीक है, किस प्रकार लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है, स्लेव सिस्टम। तो उसके विरोध में थे और उसी की वजह से ये जो है अमेरिकन सिविल वार होता है। हालांकि ये पूरी तरह से ख़त्म करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है अब्राहम लिंकन साहब को, और उन्हीं को डेडिकेट किया गया है वो कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो है सेशन ये कंप्लीट होता है। आप लोग बताइए भाई कैसा महसूस हुआ आप लोग को। आप लोग को एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जो भी महसूस हो, प्लीज़, ये जो हमारी क्लास है ये तो हम गूगल मीट पे अभी ले रहे हैं, और यूट्यूब पे जब तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा हम यहीं पे लेंगे। इस क्लास को हम ठीक इसके बाद जो है यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अभी तुरंत अपलोड कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि आपके जो कमेंट होते हैं, आप अपने कमेंट को यूट्यूब पे दिया करें, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ग्रुप में दे रहे हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे 1 लाइन का कमेंट दें या 2 लाइन का कमेंट दें, लेकिन यूट्यूब पे दें, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो आप लोग अपनी बात को यूट्यूब पे रखेंगे, वहाँ का जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है,
आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। और आपने देखा कि आज की क्लास में हमने हर राइटर, टीजीटी पीजीटी के हर राइटर पे एक एक क्वेश्चन लिया था। एलटी ग्रेड के एक वर्क पे हम क्वेश्चन लिए थे, और हर बार एक एक वर्क लेकर आएंगे एलटी ग्रेड का। और जो है आपके लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और लिटरेरी पीरियड एंड मूवमेंट के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यही पैटर्न रहेगा आगे तक के लिए, ठीक है। कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं आप सभी से 9:30 बजे के आसपास ही रहेगा आपका टाइमिंग। तो कल हम लोग करते हैं फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर को। सभी को गुड नाइट।